कैसे हैं आप सब? मैम बिल्कुल बढ़िया। आप कैसी हैं? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हूं मैं तो। अब आप एक बात बताइए, मैंने जो प्रॉब्लम आपको दी थी, मैंने ये बोल दिया था कि मैं आपको आंसर लिख करके भेजूंगी, किसी ने खुद से एफर्ट्स भी नहीं किया बेटा। वाई? व्हेन यू नो कि आपकी लॉ की क्लास जो होती है वो आफ्टर 6 डेज होती है या 5 डेज होती है, तो यू मस्ट मेक सम एफर्ट्स टू राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, है ना? सो आई विल write some answers of those problems what I have given to you। जो मैंने प्रॉब्लम आपको पिछली बार दी थी, आज उनके आंसर एग्जैक्ट लिखवाऊंगी मैं आपको। उसी तरीके से आपको सारी प्रॉब्लम्स के आंसर लिखने हैं जो भी आपको दी जाएंगी। आपने पैटर्न तो देखा ही होगा जो ग्रुप में आया है, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर आए हैं सब में प्रॉब्लम बेस्ड आ रहा है। आप देखिए उठा के, क्या आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे? नॉट एट ऑल। सो यू हैव टू मेक एफर्ट्स, ठीक है? वी हैव, और ये प्रॉब्लम हम लास्ट के जो 10 मिनट्स बचेंगे उसमें हम इसको वाइंड अप कर चुके होंगे और उस प्रॉब्लम का आंसर लिखना सीखेंगे कि हाउ टू राइट एन आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम हमें दी गई है हम इनका आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, हमने क्या क्या कर लिया है? ऑफर का हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें। अच्छा, काइंड्स ऑफ ऑफर के मैंने नोट्स भेजे थे, किस किस ने लिखे हैं? लिखे आप लोगों ने? सम स्टूडेंट्स डिमांडेड इन हिंदी, वो मैं हिंदी में आज भेज दूंगी, ठीक है? क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन थी मैं 2 दिन से। अच्छा, लिख लिए हैं तो मुझे पर्सनल भेजना इनको, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप पे भेजना जिसने लिख लिए हैं। मैंने उसमें मार्क किया हुआ था कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है। एंड द बुक इज वेरी बेस्ट, द रिटन बाय बांगिया, MS बांगिया, ठीक है? वो बुक बहुत अच्छी बुक है बेटा, उससे आपको ये आंसर लाइब्रेरी से सर्च करके भेजा था, इसीलिए आपको सबको ही लिखना है, ठीक है? चलिए, एंड वी हैव स्टार्टेड व्हाट? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। हमने, आप अपने नोट्स लेके बैठिए, क्लास नोट्स। वी हैव स्टार्टेड व्हाट? क्या शुरू कर चुके हैं हम बच्चों? चलिए वार्म अप हो जाइए, थोड़ा जोश लेके आइए। हाउ इज द जोश? Does the withdrawal fake effect? अच्छा, ये जोश है। बहुत अच्छा जोश है पढ़ाई। जोश बढ़िया ही होना चाहिए। ओके, सी, कंफ्यूज नहीं होना, सीक्वेंस में बता रही हूँ, ठीक है? सेक्शन 4 बताता है कि कब एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लिख लो, चाहे अपनी नॉलेज के लिए अपने माइंड में लिख लो, अपने कहीं और कॉपी पे लिख लो। सेक्शन 5 बताता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर, एंड सेक्शन 5 बताता है कि इस तरीके से एज फॉलोज रिवोकेशन होगा जैसे हम लिख रहे हैं। तो सेक्शन 4 को आप ऐसा मत समझो कि सेक्शन 4 विल कम अंडर दिस क्वेश्चन कि व्हेन एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कैन बी रिवोक्ड। वी विल टॉक अबाउट ओनली 2 सेक्शंस, सिर्फ 2 ही सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर की। तो हम 2 सेक्शन को मेनली कवर अप करते हैं। कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, ठीक है? जन्नत ने मुझसे पूछा था कि मैम सेक्शन 4 क्या होता है। देखो, आपके स्टडीमेट में कई बार क्या होता है, जो लीगल लैंग्वेज है वो कंप्लीट नहीं दी होती है ना, तो हमें स्टडीमेट ऐसी जगह नहीं प्रीफर करना है। हमें क्या प्रीफर करना है? ऐसी जगह बेयर एक्ट। बेयर एक्ट में जो शब्द लिख दिया है, जो कोमा जहां लगा दिया है, हमें एज इट इज पढ़ना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को आज कि, और हाँ, मुझे जरूर याद दिला देना कि मैम आपको उस प्रॉब्लम का आंसर लिख के दिखाना है आज हमें। मैं यहीं पे लिख के दिखाऊंगी आपको उस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है? और सबको बहुत ध्यान से देखना है। हाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ सच गिवन प्रॉब्लम। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको दी गई है तो आप कैसे उसका आंसर लिखेंगे, ये आपको देखना है। चलिए अब हम, वी हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन
हमने ऑफर पढ़ लिया है, कंप्लीट ऑफर, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ ली है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है क्या ये अगर हम एक बार ऑफर कर चुके हैं, अगर हम एक बार एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, तो क्या इसको रिवोक किया जा सकता है? इसका रिवोकेशन हो सकता है? ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसमें सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं। व्हाट इज सेक्शन 5? सेक्शन 5 lays down what? सेक्शन 5 lays down the rules for communication of revocation as follows. इस तरीके से बताता है वो कि ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। कब एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं की जाए, उससे पहले उसे कभी भी रिवोक कर लो, कभी भी विड्रॉल कर लो, कभी भी उसको आप रिवोक कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उसका खंडन किया जा सकता है, ठीक है। अब बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, और क्या कह रहा है? जब तक, सपोज कई बार ऐसा होता है एक्सेप्टेंस किसी के थ्रू दे दी, उससे काम नहीं चलेगा, जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आ जाती है, तब किसकी? ऑफरर की, तब तक वो उस ऑफर, उस एक्सेप्टेंस को कभी भी विड्रॉल, उस ऑफर को कभी भी विड्रॉल कर सकता है, उस एक्सेप्टेंस को कभी भी विड्रॉल कर सकता है। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। नीचे हमने एक्सेप्टेंस का लिखा है बच्चों कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कभी भी रिवोक की जा सकती है। बिफोर द कम्युनिकेशन, अब विजिबल है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, एज ये सेम ऐसे ही है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। हम लिख रहे हैं बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, उसके बाद हम उसको रिवोक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सेक्शन 4 में के तहत, अंडर सेक्शन 4 अगर कोई भेजता है कम्युनिकेशन, किसका? रिवोकेशन का, of his offer or acceptance becomes bound by immediately and cannot change his mind after this. Such a communication, however, would take effect against the other person according to the rule of section 5. Section 4 talks about the communication of revocation of, and section 5 tells the how these will be made. ठीक है, तो सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन की बात होती है रिवोकेशन की, और इसमें होती है कि किस तरीके से किया जाएगा, और हम तरीका देख रहे हैं व्हेन, कब हो सकता है, ठीक है। तो वी विल, एक और इसमें चीज आती है कि कब वो विड्रॉल ले सकता है। एन ऑफर लैप्सेस बाय कम्युनिकेटिंग नोटिस ऑफ रिवोकेशन, एक हेडिंग होता है इसमें। सी, हम देखते हैं लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए, लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। बच्चों, इज इट विजिबल? वे कौन सी परिस्थितियां हैं? ये तो सेक्शन 5 हमें क्या बता रहा है? सी, एक बार और मैं आपको लोगों को सीक्वेंस बता देती हूँ कि कब इन चीजों का, कब ये कंप्लीट होते हैं, कब इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन चाहे ऑफर का हो चाहे रिवोकेशन का हो, दैट फॉलो अंडर सेक्शन 4। नाउ कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, सॉरी, रिवोकेशन किस तरीके से होगा, खंडन कैसे होगा? खंडन ऐसे होगा जैसे सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 6 में बताया गया है कि खंडन किन परिस्थितियों में होगा, व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस, तो इन परिस्थितियों में होगा। लिखिए, एन ऑफर lapses or stands in the following circumstances. मैम एक बार फिर से दिखा दीजिए।
लीजिए, लैप्सेस और रिवोकेशन ऑफ ऑफर हमने हेडिंग डाला है, जिसमें हमने लिखा है कि एन ऑफर लैप्सेस और स्टैंड्स। हो गया बच्चों? Yes, एन ऑफर लैप्सेस और स्टैंड्स, चले आगे चले। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये वो परिस्थितियां हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे जहां पर ओवरलैप्स होता है। तो व्हाट इज दैट? एन ओवरलैप्सेस बाय मैम इन्हें एक बार हिंदी में बता। हिंदी में बता दो। एक ऑफर जो होता है बेटा, वो किन परिस्थितियों में रिवोक किया जा सकता है। अब हम वो परिस्थितियों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वे कौन सी सिचुएशन होती हैं जिनमें ओवरलैप्स किया जा सकता है, किस तरीके से लैप्स किया जा सकता है। ठीक है, हमने सेक्शन 5 में तो पढ़ा कि वहन वो कब कर सकता है, वो सिर्फ तब कर सकता है जब एक्सेप्टेंस से पहले की सिचुएशन है, एक्सेप्टेंस ही कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अब हम सेक्शन 6 में पढ़ रहे हैं कि वो कैसे कर सकता है, वो तरीका क्या होगा। समझ रहे हो ना? सेक्शन 6 में तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 5 में तो क्या पढ़ा है हमने कि वो कब कर सकता है, व्हेन। और अभी हमने हेडिंग क्या डाला है कि वो कैसे कर सकता है, कैसे ऑफर किया जा सकता है, कैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। तो एन ऑफर लैप्सेस बाय LAPSES, lapses by communicating notice of revocation। पहला क्या है? नोटिस दे करके। लर्न कर लो इसको। सबसे पहले कैसे ऑफर को रिवोक किया जा सकता है बच्चों? नोटिस दे करके, दैट इज बाय गिविंग नोटिस। इस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे। इसमें लिखेंगे हम एन ऑफर। देखो कितना सिंपल तरीका बताया भाई, उसे एक नोटिस सर्व कर दो और बता दो। लेकिन कब बताएगा? वो सेक्शन 5 बता रहे हैं, जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस ना आई हो। ठीक है, वो तब बताएगा। एन ऑफर लैप्सेस बाय कम्युनिकेटिंग नोटिस of revocation by, ये बच्चों यहाँ by the offerer at any time बिफोर एक्सेप्टेंस। हमने इसमें भी बता दिया सब कि एक्सेप्टेंस से पहले ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले कैसे कर सकते हो आप? बाय गिविंग नोटिस, नोटिस ऑफ रिवोकेशन उसे दे दो, सूचना भिजवा दो। इससे पहले कि वो एक्सेप्टेंस दे, आप खंडन का कि भाई मुझे अब ऑफर नहीं करना है आपसे, मुझे अब आपसे नहीं ऑफर कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू विड्रॉ दिस ऑफर। एग्जाम्पल है इसका बेटा, एन ऑक्शन, AUCTION, एन ऑक्शन सेल bid made by the highest bidder जो उसने
हाईएस्ट बिडर है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला है। मैंने आपको एक दिन ऑक्शन भी समझाई थी बच्चों कि ऑक्शन क्या होती है। जब नीलामी होती है तो हैमर, हथौड़ा जो होता है वो 3 बार मारा जाता है, तो जो लास्ट का हथौड़ा होता है दैट इज कॉल्ड द फाइनल एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं रिवोकेशन का, तो ऐसे केस में कब रिवोक हो जाएगी? वो कब हो जाएगी कि एन ऑक्शन सेल बिड मेड बाय द हाईएस्ट बिडर कैन बी विड्रॉन at any time before the, किसी भी समय, लेकिन कब? बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर, हथौड़े के गिरने से पहले, बाय द ऑक्शनर। ऑक्शनर जो 3 हथौड़े मारता है, उस जो द फॉल ऑफ द हैमर, यानी कि उस हथौड़े के जो फाइनल हथौड़ा है उसके लास्ट बार फॉल करने से पहले अगर हाईएस्ट बिडर विड्रॉ कर लेता है, जैसे किसी ने लगाए हैं, जैसे अगर किसी बिल्डिंग की नीलामी हो रही है और वो ये कह रहा है कि यस यस, या किसी कार की नीलामी हो रही है और वहां पे बैठे हैं बिडर्स, बैठे हैं, और बिडर्स में एक ने बोला 2 लाख, फिर अगला बोलता है उठ के 4 लाख, फिर जो फाइनल है उसने बोला 6 लाख। अब 6 लाख से ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, तो 6 लाख 1 वो बोलेगा ऑक्शनर, 6 लाख 1, 6 लाख 2, उसके 3 कहने मैम 8 लाख। हाँ यस, क्या हुआ? मैम मयंक कह रहा है 8 लाख। 8 लाख, हाँ। अब वो तो खैर एक अलग चीज हो गई, क्योंकि उसको फाइनल देना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं बात विड्रॉ की। अब विड्रॉ में क्या होगा कि जैसे वो लास्ट हैमर फॉल होगा उससे पहले अगर वो बोल देता है नहीं, नो, तो वो जो 6 लाख का है, अगर वो 3 भी कहेगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो उसने फाइनल एक्सेप्टेंस से पहले जब विड्रॉ कर लिया है तो दैट विल बी कॉल्ड, ये इसका एग्जांपल है जो मैंने अभी लिखवाया, इसको सभी लिख लेंगे। अब एक और तरीका होता है जिससे ओवरलैप्स हो जाता है, एन ओवरलैप्सेस, ये हेडिंग है बेटा। एन ओवरलैप्सेस if acceptance is not in prescribed mode। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। एंड और अगर मोड भी, अभी हम हेडिंग में लिखेंगे, अगर मोड भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, सपोज मैं ए और बी लेटर लिख रहे हैं और ये कह रहा है कि भाई मुझे टेलीग्राम से जवाब देना, या वो कुछ कह ही नहीं रहा है, दोनों सिचुएशन में पढ़ेंगे। एक में तो क्या है कि जिस मोड से बोला था उस मोड से, उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और इस चीज का भी उसको, ऑफरी को, जो एक्सेप्टर है उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने उस तरीके से हमें एक्सेप्टेंस नहीं भेजी जिस तरीके से हमने बोली थी, आपने तो कुछ भी नहीं, या फिर एक रीजनेबल मैनर में ना भेजी हो, इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर में नहीं भेजी हो, किसी और ही तरीके से भेज दी हो, तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी रिवोकेशन होता है ऑफर का। देखिए prescribed mode or usual mode must be followed by the acceptor। ऑब्वियसली हम कैसे शुरू करेंगे कि ये जो अगर बता दिया है जो ऑफरर ने, उसको क्या होना है, उसको एक्सेप्ट करना है, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है। प्रेस्क्राइब्ड मोड और यूजुअल मोड मस्ट बी फॉलोड बाय द एक्सेप्टर।
द वर्ड यूज इज मस्ट, यानी कि जरूर फॉलो कर किया जाना चाहिए. बट इन द केस ऑफ, बट का मतलब है फिर वही किंतु परंतु, किंतु, है ना. बट इन द केस ऑफ deviated mode of acceptance, deviated mode of acceptance, the offerer must inform. जैसे मैंने कहा ना कि उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैं तुम्हारी ये एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने दूसरे तरीके से भेजी. तो उसे बताना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि उसने दूसरे तरीके से भेजी तो वो चुपचाप बैठ जाएगा. फिर तो क्या समझा जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया. मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, the offerer must inform the acceptor within reasonable time. रीजनेबल टाइम मैं आपको बता चुकी हूं क्या होता है रीजनेबल टाइम. चले आगे, लिख लीजिए विद इन रीजनेबल टाइम. टाइम भी है, लिख लीजिए. दैट, और क्या क्या सूचना देगा उसको, क्या इन्फॉर्म करेगा. आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना. क्या सूचना देगा कि देखो जो प्रेस्क्राइब्ड मोड था उस हिसाब से एक्सेप्टेंस नहीं आई है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग्रीमेंट विद यू. मैं आपके साथ कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि आपने उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं भेजी जिस तरीके से मैं चाह रहा था. द टाइम दैट एक्सेप्टेंस, ये सेंटेंस वो बोलेगा क्या, दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग is not according to the prescribed mode or usual mode. साइलेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं हम. साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरर क्या होगा अगर वो चुप है, उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि भाई मैं तो एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर इन विच मोड यू हैव सेंट मी. जिस मोड में आपने, जिस तरीके से आपने मुझे भेजी है ये एक्सेप्टेंस, मैं उस तरीके से इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं. अगर उसने सूचना नहीं भेजी है, वो चुपचाप बैठा है, तो इस केस में क्या होगा, द ऑफरर, साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरर वुड अमाउंट टू, आपने सारी इंपॉर्टेंट बात लिख दी है इसमें. वुड अमाउंट टू व्हाट, किस, क्या काउंट किया जाएगा, टू एक्सेप्टेंस of deviated mode. Deviated mode, different mode of acceptance. और ये है हमारा सेक्शन, पूरा का पूरा रूल कहां दिया हुआ है, सेक्शन 7(2) में. यहां पे ये खत्म हो गया सेंटेंस. जब आप इसको यहां रेफर करोगे तो अपने आप आ जाएगा कि आपको पता है कि ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है बच्चों. ठीक है. नाउ इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बोला भी था. अगर मैं इस पे प्रॉब्लम दे दूं तो आप ये लिख दोगे. अगर मैं बोलूं कि एक्सेप्ट व्हाट आर द मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर इफ दैट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन द मोड, जो प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं की गई है, तो उसका आंसर कैसे लिखोगे आप, यू विल राइट दिस आंसर. एग्जाम्पल है बच्चों, मैं यहीं से तो एग्जाम्पल उठा के प्रॉब्लम आपको देती हूं. ठीक है. X offers to
Y to sell his flat for कितने में आ जाता है फ्लैट? 15 लाख एंड डायरेक्ट्स आ जाता है 15 लाख में। And directs him to send his acceptance only by email। अब तो ई कॉन्ट्रैक्ट का जमाना है, मैं आपको बता दूं। ओनली ईमेल, ईमेल से ही भेजना है भाई। वाई सेंड्स, लेकिन वाई क्या करता है? वाई सेंड्स अ लेटर ऑफ, वाई ने पत्र लिख दिया। दूसरे तरीके से हो गई ना, वाई ने चिट्ठी लिख दी, ठीक है, पत्र लिख दिया बाय पोस्ट। लो जी पकड़ो, मैं तो नहीं मेल भेजता, मेरे यहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, पुअर नेट कनेक्टिविटी जो भी है। अब एक्स डज नॉट इन्फॉर्म वाई, एक्स ने इन्फॉर्म ही नहीं किया वाई को अबाउट द डिविएटेड मोड। about the deviated mode of acceptance within reasonable time। अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दे दूं, व्हाट विल बी, क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको क्या करना है? ऊपर का सारा टेप देना है जो ऊपर लिखवाया है, और लास्ट में लिख देना है that's why in these circumstances therefore there the contract, आपको लास्ट में क्या लिख देना है? there will be क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? मैम होगा, होगा कॉन्ट्रैक्ट। चैट बॉक्स में लिखो ताकि मुझे पता चल जाए किसने बोला है, या फिर अपनी वीडियो ऑन करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होगा मयंक? जन्नत, क्या इन दिस सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग बिटवीन एक्स एंड वाई? आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है बेटा, आपके दिमाग का खेल है, वहां पे आंसर जब दोगे मैं आपको बता रही हूँ। जन्नत, am I audible to you? Yes, कृतिका ने लिखा है yes मैम, वेरी गुड, ओके। और कौन कौन यस बोल रहे हैं? रेज योर हैंड्स। यस, कॉन्ट्रैक्ट होगा। रितु, वेरी गुड। कृतिका, बिकॉज ऑफ एज इन सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या कहता है? प्रेस्क्राइब्ड मोड में करो। आई थिंक यस मैम, आई थिंक ओनली। नहीं नहीं, किसने लिखा? कृतिका क्या लिख रहे हो बेटा? विशाखा, वेरी मैम ये दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई था, ओके इसका तो आंसर यस है। ओके ओके मैम, आप इतना फास्ट क्वेश्चन पूछते हो ना, फायर कर देते हो क्वेश्चंस की, इसीलिए हमें ना ऐसे रिप्लाई करना पड़ता है ना। चलिए, वेरी गुड। जो कह रहा है कि देयर विल बी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और आप सभी कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा, तो दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझ आ गया है, क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ पे क्या है? X doesn't inform Y about the deviated mode of acceptance। और जबकि हम क्या पढ़ते हैं, उसे सूचना देनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि तुमने इस तरीके से नहीं बोला जिस तरीके से मैं चाह रहा था, इसीलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। अब उसने ये सूचना दी नहीं, वो चुपचाप बैठ गया, तो क्या होगा वहां पे? देयर विल बी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। और अगर ये प्रॉब्लम आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, व्हाट यू हैव टू राइट, आपको ऊपर का जितना भी लिखवा है, सिर्फ इस हेडिंग का, पूरे क्वेश्चन का नहीं, इसी हेडिंग का सारा लिख देना। क्योंकि अगर यही सिर्फ यही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेस्क्राइब्ड मोड का सेक्शन 7 पे,
कि रिवोकेशन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ ये हेडिंग उठा के लिख देना है और वो सिर्फ इसको 2 या 5 नंबर में पूछेगा। देयर विल बी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया अब हमें। अब हम पढ़ते हैं एक और तरीका जिस तरीके से ऑफर रिवोक किया जा सकता है, वो तीसरा तरीका है। इस तरीके से भी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, दैट इज द एन ऑफर लैप्सेस। एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर, एक मिनट बच्चों, जस्ट अ सेकंड। An offer lapses after stipulated time or reasonable time. एक और हेडिंग है ये क्या कह रहा है अपने आप में कि अगर रीजनेबल टाइम के अंदर आपने किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है। किसी दूध का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी मिल्कमैन ने किसी से पूछा, बी से पूछा कि भाई क्या आप मेरे यहां से 3 लीटर दूध रोज लेना चाहेंगे, तो उसने जवाब ही नहीं दिया। अब वो दूध थोड़ा ही ना रोज रख सकता है इस तरह से, क्या आज लेना चाहेंगे? अगर आज की बात है तो उसको कब जवाब देना चाहिए? विद इन 1 आवर। ऐसा थोड़ा ही ना 4-5 दिन बाद देना चाहिए। 4-5 दिन में तो उसका क्या बन चुका होगा, पनीर बन के, दही भी बन जाएगी, पनीर भी बन जाएगा, खट्टा भी हो जाएगा, सब कुछ, खिचड़ी पक जाएगी उस दूध की। समझ रहे हो ना? तो उसे रीजनेबल टाइम आज तक कोर्ट नहीं पता कर पाया कि रीजनेबल टाइम किसके लिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कंफ्यूज है कि रीजनेबल टाइम किसके लिए क्या होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ ए केस। अब जब किसी जज के सामने कोई फैक्ट्स आते हैं और पेरिसेबल थिंग्स के लिए होता है, तो वहां पे चीजें ऐसी ही कंसिडर की जाती हैं। रीजनेबल टाइम किसी चीनी के लिए, क्योंकि अगर मेल्ट होने वाली है, मेल्ट ऑब्वियसली डाइल्यूट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए क्या रीजनेबल टाइम होगा? यू नो वेल। दूध के लिए जितनी भी एडिबल थिंग्स हैं, खाने योग्य चीजें, सब्जी के लिए क्या होगा? सब्जी के लिए क्या होगा? पालक की पत्तियां हैं, पालक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी से, पालक की पत्ती तो तभी खराब हो जाती है ना, सुबह से शाम तक बिल्कुल ऐसी हो जाती है, तो उसके लिए सिर्फ 1 डे का टाइम है। लेकिन जैसे चावल है, जो ऐसी चीजें हैं जो खराब नहीं हो सकती हैं, उनके लिए रीजनेबल टाइम अलग होता है। लेकिन रीजनेबल टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विद द डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी माइंड। ठीक है कि क्या है। अब इसमें देखिए रीजनेबल टाइम एन, अब ऐसा थोड़ा ही है कि मैंने बोला है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें ये कार इतने दिन, मैंने मयंक को बोला या राधा को बोला, किसी को भी बोला, मैं बोल रही हूँ रितु को कि रितु मैं तुम्हें ना अपनी गाड़ी, अपनी कार 15 लाख में बेचना चाहती हूँ, क्या आप मुझे क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगी? आई यू वांट टू परचेज माई कार? रितु मुझे जवाब देती है रात के 12 बजे, 1 बजे। समझ रहे हो ना, 12-1 बजे। और कब, किस टाइम जवाब देती है? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। मैडम आई वांट टू परचेज इट। और उससे पहले मैडम क्या कर चुकी हैं? उस गाड़ी को राधा को बेच दिया। क्या अब रितु क्लेम कर सकती है 1 साल बाद? कर सकती है क्लेम? नो मैम। हाँ, क्योंकि जो No, ma'am. एक्सेप्टेंस होती रीजनेबल है, टाइम में आंसर नहीं था। No, ma'am. यस, क्योंकि रीजनेबल टाइम में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, और एक्सेप्टेंस जो होती, अदरवाइज क्या हो गया, आपकी तरफ से ऑफर लैप्स हो गया। अब ऑफर जो किया वो किसके साथ था? राधा के साथ था। वेरी गुड, इसका मतलब समझ आ गया है। अब इसको फटाफट उतार लीजिए, 2-3 लाइनें हैं इसकी तो बस। एन ऑफर, बेटा ये चीजें एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता होती हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है। और ये जो आप अगर लिख दोगे ये लाइनें, क्योंकि ये लाइनें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं। एन ऑफर लैप्सेस
if it is not accepted, अगर ए बी को ऑफर कर रहा है विल यू मैरी मी, जो बी जवाब दे रही है वो कितने साल बाद दे रही है? 10 साल बाद दे रही है। 10 साल में तो ए बी शादी वादी भी कर ली, दैट इज द रीजनेबल टाइम? नो, नॉट एट ऑल। तो रीजनेबल टाइम क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए केस। किसी फैक्ट्स पे, किसी सर्कमस्टांसेस पे ये देख करके ही डिसाइड किया जाता है कि इसका रीजनेबल टाइम है क्या। An offer lapses if it is not accepted within the prescribed time. और अगर ऑफर लिख के ही भेज दे भाई 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देना, फिर तो कहानी खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रेस्क्राइब टाइम, यहां मोड नहीं लिखेंगे, यहां टाइम लिखेंगे। इफ हावेवर नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड, यदि कोई समय ही नहीं बताया गया है, इफ हावेवर नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड, पहले तो यह है कि बता दिया, बोल दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बता दीजिए कि आप इसे खरीदना चाहते हैं, मेरी गाड़ी को, मेरी कार को, लेकिन वो नहीं बता रहा है। अगर कोई 2 दिन ऑफरर ने नहीं मेंशन किए हैं अपने ऑफर में, अगर प्रेस्क्राइब्ड टाइम निर्धारित नहीं किया है, इफ हावेवर नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चे? इट lapses by the expiry of reasonable time. What is the reasonable time? अब चले आगे। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? जैसे कि आपको मैं बार बार कह रही हूं, व्हाट इज रीजनेबल टाइम? डिपेंड्स ऑन, ये इस बात पे डिपेंड करता है, यस, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए केस। इस वर्ड को यूज करोगे, डिपेंड्स। किसने बोला है ये आज का जवाब? कृतिका ने। वाओ, चॉकलेट बनती है भाई। चॉकलेट बनती है बच्चे की। सर्कमस्टांसेस, आप एक बार पीछे वाला दिखा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिएगा। हो गया। ऑफ ए केस या ऑफ ए पर्टिकुलर केस लिख लो बेटा। पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा, जो भी केस आया सिर्फ उसको देख करके डिसाइड होगा। और इसमें एक जो, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, क्योंकि अगर अलग अलग आते हैं, चाहे वो 2 नंबर में है, चाहे वो 1 में है, हम उसे लिखेंगे। X offers to buy, X offers to buy the shares of a company in June. But the allotment is made in the month of November. Oh, sorry, in the month of November.
In this case, क्या होगा बच्चों इस केस में? क्या ये रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हुआ? जून कहाँ नवंबर? नो मैम। है ना? नहीं होगा। नो मैम। ये किसने बोला? नो मैम। नो मैम सबसे पहले किसने बोला? भवेश ने। यस मैम। वेरी गुड। क्योंकि देखो शेयर्स के लिए तो हो भी सकता है, लेकिन अगर कोई शेयर का विलिंग दिखा रहा है खरीदने के लिए किसी कंपनी में, तो ही कांट वेट फॉर दिस 3 months और 4 months। कंपनी के केस की बात कर रही हूँ। इन दिस केस ऑफर टू बाय शेयर्स lapses by not being accepted within reasonable time। अब ऑफर एक ये हो गया जी कंप्लीट आपका बच्चों। अब है 4th पॉइंट, किस तरह से कोई ओवरलैप्स हो सकता है, हम ये किस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कौन से धारा में हम ये पढ़ रहे हैं? कृतिका या राधा बताइए, कौन से सेक्शन में हम ये तरीके पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? सेक्शन 7। जन्नत मैम सेक्शन 7(2). भवेश बताइए कौन से सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं इसको? सेक्शन 7(2). मैम सेक्शन 7(2) जो बताया। ध्रुव हिला दिया तुम लोगों ने मुझे। मैम सेक्शन 5। कुछ तह तक सही पहुंचे हो आप। मयंक बताइए कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं हम इसे? रिवोकेशन इन तरीके से होगा, हम रिवोकेशन इन तरीकों से करेंगे। वो किस सेक्शन? यस मैम सेक्शन 5। सेक्शन 6 किसने बोला है? मैम सेक्शन 6 में है कृतिका। वेरी गुड कृतिका। रितु ने सेक्शन 6 बोला है। धन्यवाद आप लोगों का जो 6 बोल रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 5 में तो कब कर सकते हैं और सेक्शन 6 में कैसे कर सकते हैं। हाय बच्चों, लॉ का मर्डर मत करो, ठीक है? इसे जिंदा रखना है आप लोगों को। चलिए खैर कोई बात नहीं है। सेक्शन 7(2) में सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड मोड वाला हेडिंग है, आप देखिएगा। और वो तो स्टफ है आपके पास, रिटन स्टफ है आपके पास नोट्स लिखे हुए, आप उसमें फटाफट देख के मुझे बता भी सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि लर्न करके अभी बताते, बट आप बता सकते थे बच्चों, फिर भी नहीं बताया भाई। ओरल टेस्ट लेना पड़ेगा किसी दिन, वर्बली टेस्ट लेती हूँ आपका पूरा जो पढ़ा दिया, तो बहुत जल्दी हमारा। मैम सेक्शन 7(2) बोला तो था मैंने। सेक्शन 7 गलत बोला है जिसने बोला है बच्चों। सेक्शन 7 में सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड मोड है। ऑफरर ने अगर बोला है कि इस तरीके से आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे, सिर्फ वो मोड है, उसकी बात करता है वो। अब देखिए उठा के लैप्स और रिवोकेशन, जब हमने हेडिंग डाला है, हमने एक हेडिंग डाला है लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। पीछे खोलिए अपने नोट्स, आज का ही, जहां से आज से शुरू किया हमने। आज से हमने कहां से शुरू किया है? लैप्स ऑफ रिवोकेशन और ऑफर। तो वो बेटा सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 भूल जाइए। सेक्शन 7 में सिर्फ प्रेस्क्राइब मोड है, सेक्शन 6 में सिर्फ प्रेस्क्राइब मोड है। और ये हम सारा जो किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? सेक्शन 6 के
जो बताता है कि इन तरीकों से आप वो कर सकते हो। मैंने इसीलिए आते ही सबसे पहले आपको नोट डाउन करवाया था कि ये सेक्शन माइंड में या कहीं लिख के रख लो। आप देख के भी बता सकते थे तुरंत, आपने लिखे नहीं होंगे, बस वेरी बैड। चलिए अब आप इस चीज को ध्यान में रखना कि जो तरीका है रिवोकेशन का वो कहाँ बताया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन 7 में एक्सेप्टेंस का मोड बताया गया है, अगर वो प्रेस्क्राइब मोड में है कि इस तरीके से कीजिए, अगर वो इस तरीके से नहीं की गई है तो क्या होगा, और अगर की गई है तो क्या होगा। ठीक है, वो सिर्फ तरीका बताया गया सेक्शन 7 में, इसके अलावा सेक्शन 7 में कुछ नहीं है। सेक्शन 6 में वो तरीके बताए गए हैं जिन तरीकों में आप रिवोकेशन कर सकते हो। तो किस किस तरीके से कर सकते हैं? पहला तरीका कौन सा है? बाय गिविंग नोटिस, नोटिस देकर के रिवोक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर प्रेस्क्राइब मोड में एक्सेप्टेंस नहीं किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया है। और तीसरा तरीका कौन सा है? अगर रीजनेबल टाइम में नहीं हुआ है। और चौथा तरीका आप पढ़ेंगे। चौथा तरीका क्या है हमारा? एन ऑफर, इन्हें टिप्स पे रख लेना ऐसे ही जैसे मैंने बोले हैं। अगर मैं वर्बली कोई टेस्ट लूंगी तो मैं पूछूंगी ऐसे ही, एन ऑफर लैप्सेस बाय काउंटर ऑफर। एक बात बताइए, क्या काउंटर ऑफर से भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है? ऑफर का रिवोकेशन किया जा सकता है? क्या काउंटर ऑफर से प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है? बताइए। काउंटर ऑफर अपने आप में ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, समझ रहे हो? जब एक्सेप्टेंस में कंडीशन लगा के दी जाए तो वो काउंटर ऑफर होती है, जो कि ओरिजिनल ऑफर को, जो पहला ऑफर है उसको रिजेक्ट कर देती है और फिर वो एक नया ऑफर बन जाता है उसकी साइड से। लिखिए, व्हेन ऑफरर एक्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों, मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। अब आप, यस मैम। अब आप इनको भूलोगे नहीं, ठीक है? कि मैम ने सेक्शन 6 में बताया कि किस तरीके से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ठीक है बच्चों? और ऐसे ऐसे मैं बीच में पूछती रहूंगी सो दैट आपका रिवाइज हो जाए और आप भूले नहीं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे पूरा कि हाउ एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड, यू विल राइट इन दिस वे, व्हेन ऑफरर एक्सेप्ट्स क्या, एन ऑफर। मैंने इसमें आलू का एग्जांपल दिया था, 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, कुछ याद है? विद सम मॉडिफिकेशन। देखो याद रखना, कुछ आंसर अगर गलत बता दो या कुछ सही बता लो, गलत बताने पे अपने को डिमोरलाइज मत करना, ठीक है? क्योंकि जब गलत दोगे तभी सही सीखोगे जवाब। कभी अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कोई हमें कुछ बोलेगा, कोई ऐसी क्लास होंगी, अरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, टीचर सपोर्ट नहीं, हमें तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कोई बात नहीं, गलत चला गया, टू आर ह्यूमन टू फॉरगिव गॉड, गलती करना मानव स्वभाव है, ठीक है? तो किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है अगर कुछ आंसर ऐसे आ जाए, बस हमें सही पॉइंट पकड़ना है। आज हमने सही पॉइंट पकड़ लिया कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर किस तरीके से होता है, वो सेक्शन 6 में है, नोट इन सेक्शन 7। सेक्शन 7 में सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड मोड है एक्सेप्टेंस का और कुछ भी नहीं है। क्लियर? आज हमारा फंडा क्लियर हो गया, आज आपने सही सीख लिया है, ठीक है बच्चों? तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड और अपना ये मोटिवेशन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो? और कभी सही जवाब दे करके ये मत सोच लेना कि मैं 7वें आसमान पे चढ़ गया। नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती। ओपन इज द स्काई इज द ओपन फॉर यू, है ना? और गलत जवाब देकर अपने को डिमोरलाइज नहीं करना, क्योंकि उस एक क्वेश्चन से आपका जजमेंट नहीं हो रहा है। यू हैव फुल नॉलेज, यू आर बंडल ऑफ नॉलेज, है ना? तो इस चीज को आप अपने उसमें रखना, दिमाग में रखना। विद सम मॉडिफिकेशन, जब मॉडिफिकेशन के साथ उसको एक्सेप्टेंस को दिया जाता है तो क्या होता है? मॉडिफिकेशन इन टर्म्स, जैसे अब मैंने इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था आपको? ये दिया था कि एक सब्जी वाला है, वो कहता है 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, लेकिन जो खरीदार है वो कहता है नहीं 15 रुपए किलो देता हो तो इट्स ओके, अदरवाइज नो, कहता है ना, होता है ना? लेकिन नहीं,
उसने उसकी वो एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस में जो दिया तो कंडीशन के साथ दी कि 15 रुपए देता हो तो ठीक है। तो जब ऑफरर एक्सेप्ट्स एन ऑफर विद सम मॉडिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ द ऑफर और विद सम अदर कंडीशंस, देखिए with some other conditions not forming part of the offer, not forming part of the offer, such conditional acceptance amounts to counter offer. Amounts to counter offer. The counter offer results in a, सॉरी ये कैपिटल बनेगा, नया सेंटेंस शुरू करें। द काउंटर ऑफर क्या होता है इसमें, काउंटर ऑफर में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर लैप्स होता है बाय काउंटर ऑफर ऑल्सो, है ना, ये पढ़ रहे हैं हम, ये हेडिंग ध्यान में रखना। द काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन ए न्यू ऑफर which may be accepted or rejected which may be rejected or accepted by the other party. एग्जाम्पल लिखिए बच्चों इसका, X offer to sell his motorbike to Y for rupees 50,000, for rupees 50,000, यही लिख दो 50,000, ठीक है, for rupees 50,000. Y says, पलट दो, Yes, ma'am. Y says I accept your offer in 40,000. उसने कितने का दिया ऑफर, 50,000 का, लेकिन उसने कितने में एक्सेप्ट कर रहा है वो, 40,000 में, 40,000 में। हाँ 40,000 में कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों, काउंटर ऑफर हो गया। क्या होगा इस केस में, I accept your offer in 40,000. Will you be agree? क्या हुआ इसमें, there is no contract. There is no contract between X and Y. एक्सेप्ट भी कर लिया और काउंटर ऑफर भी दे दिया, कंडीशन भी लगा दी कि नहीं ले तो लूंगा पर कितने में, 40,000 में।
इसलिए क्या होगा, x and y ड्यू टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, ड्यू टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के कारण उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और जबकि हमने पढ़ा है सेक्शन 7 में, वो क्या कह रहा है, ये आप कंडीशन के साथ अनकंडीशनल होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। क्वालिफाइड तो नहीं पढ़ा, अनक्वालिफाइड पढ़ा है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड पढ़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वालिफाइड हो गई थी, कंडीशन के साथ हो गई थी, दैट्स व्हाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। इसमें एक केस है बच्चों, केस लॉ। केस लॉ क्या है इसमें, निहाल चंद वर्सेस अमरनाथ। नाइनटीन 26 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, फैक्ट्स लिख रही हूं, आपको इस जजमेंट को लिखना है। इसके फैक्ट्स लिख रही हूं थ्रू एग्जांपल कि ए ऑफ फैक्ट्स, ए ऑफर्ड टू सेल हिज कार टू बी, ए ने अपनी कार बी को बेचने का ऑफर किया ₹4 3 लाख, 3 लाख में। सब्सिक्वेंटली बी ऑफर्ड to purchase the car ₹4, be offered to purchase the car in ₹2,75,000. A refused to sell his car for ₹2,75,000. इसमें बेचने से मना कर दिया उसने। बाद में क्या हुआ, बी ऑफर्ड टू परचेज द कार। मैम यहाँ पे 2 लाख लिखा हुआ है, कार फॉर ₹2 लाख। 2,75,000 वही सेम अमाउंट बेटा। ए ने मना, वो दिख नहीं रहा है ना इस वजह से। ओके ओके ओके, ये 75 है, अब हो गया। यस मैम। ये 0 है। ऑफर टू परचेज द कार for ₹3 लाख। क्या बताइए अब क्या होगा, हेड देयर वाज, मैं ही लिख देती हूँ, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था बच्चों। बिकॉज, किस वजह से, बिकॉज द काउंटर ऑफर ऑफ बी resulted what,
in termination of original offer of A, ये केस है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे क्या कह रहा है बी बिकॉज, ये कह रहे हो क्या? Yes, ma'am. बिकॉज ये थोड़ा सा हो गया, बिकॉज अब जी एक और तरीका है बच्चों, पलट दूं? No, ma'am. हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है, अब एक और 5वां तरीका है, सेक्शन 6 में बताया गया है। वो क्या है बच्चों कि एन ऑफर lapses by death or insanity of the offerer. अभी तो क्लास ओवर नहीं हुई, छोड़ के क्यों जा रहे हो? अच्छा, बाय मिस्टेक, कोई नहीं, दोबारा ज्वाइन कर लेना। डेथ और इंसैनिटी स्कोर करते हैं बच्चों, देन वी विल वाइंड अप। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, जब डेथ हो जाती है ऑफरर की, उस केस में भी क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाता है, क्योंकि जिसने ऑफर किया था वो ही पर्टिकुलर क्या होता है, वो ही, उसी की अगर डेथ हो गई तो वो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है। इट इज टोल्ड इन सेक्शन 6 के बाय डेथ, बाय इंसैनिटी, दैट विल बी लैप्स्ड, ऑफर विल बी लैप्स्ड, ठीक है। एंड डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर also results in lapse of an offer provided the offeree has knowledge, अगर उसे नॉलेज ही नहीं है, the offeree has knowledge of death or insanity, उसके इंसैनिटी कहते हैं पागल हो जाना, इनसेन, और डेथ बाय इंसेन, सॉरी बाय इंसैनिटी, तो द ऑफर विल बी लैप्स्ड। इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर बिफोर एक्सेप्टेंस। देखो कितनी गहरी बात है, कई बार हम भूल जाते हैं। अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस से पहले उसे पता चल जाए कि ऑफर की डेथ हो गई, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद पता चलता है, लेटर पोस्ट कर दिया तब पता चलता है, तो क्या होगा इस केस में? तो क्या हमारा एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो इस केस में बच्चों देखिए क्या होता है, इस केस में उसका जो लीगल हेयर होता है, उसका जो
उत्तरदायी होता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसको वो करता है, आगे कैरी ऑन करता है। बिफोर एक्सेप्टेंस, बट आफ्टर एक्सेप्टेंस, but after acceptance of an offer, any knowledge of the death or insanity of the offerer will bind legal heir। या ये नोट डाउन कर लो, ये अंडरलाइन कर लो, किसको बाइंड करेगा? वो लीगल हेयर को करेगा, फॉर हिम, जो उसके लिए है। बस बच्चों 2-3 पॉइंट रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी आपकी नेक्स्ट क्लास हो रही है तो आप 10-15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्लास। मैम लीगल के बाद क्या लिखा हुआ है? लीगल हेयर बेटा, HEIR, लीगल हेयर फॉर हिम, जो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर फादर नहीं है तो कौन होगा? सन होगा। समझ रहे हो ना? जो भी लीगल हेयर है, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर सन नहीं है तो डॉटर होगी। तो जो भी है वो व्हाट दे विल डू, दे विल बी बाइंड बाय द ऑफर, अगर एक्सेप्टेंस कर दी है ऑफरी ने, इन दैट केस। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. इसमें कुछ पूछना Yes, तो ma'am. पूछ लीजिए। दीज आर 5 पॉइंट्स एंड देयर आर 3 पॉइंट्स ऑल्सो, जिनको हम बहुत जल्दी वो कर लेंगे, ठीक है, कल के लेक्चर में। और हम देन वी विल, अच्छा एक प्रॉब्लम, ओके, वो मैं अगर लिख करके भेज दूं, बिकॉज टुडे आई एम हियर, मैं घर पे ही हूँ, और for 2 days I was out of station, that's why I could not write the problem, है ना, I could not write the answer of that problem, but आज मैं आपको भेज दूंगी। and be honest, be sincere, do hard work, ठीक है बच्चों? चलिए, all the best, have a nice day, Hi, ma'am. bye बेटा, Bye, ma'am. bye बेटा, bye bye bye।